अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम अपनी निबोश की जर्नी शुरू करेंगे और आज हम अपना पहला लेक्चर कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्क एट वर्क प्लेस। Why should we manage safety at workplace? There are many reasons behind it, but today we will discuss all of them. The first one is moral reasons for managing health and safety. अखलाकी वजह, क्या अखलाकी वजूहात है कि हमें अपने काम की जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। So, employers through management control the premises, equipment and working practices used by workers to produce the goods and services that the employer requires. Employers therefore have a moral responsibility to provide safe and healthy working conditions. In simple terms, the moral reasons can be summarized as it's the right thing to do. It's right and proper that workers go to work to earn a living and return home in the same state, not suffering from ill health or serious physical injury. People expect this as a fundamental right. Workers expect it. Society expects it. Over time, this societal expectation has been translated into legal standards. In this way, the moral argument drives legislation. आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो एक मालिक जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है, वो काम की जगह का कंट्रोलर हो। वहां काम की जगह उसके कंट्रोल में होती है, मशीनरी उसके कंट्रोल में होती है, जो वर्क प्रोसीजर्स होते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं। तो ये उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि एक वर्कर जिस हालत में उसके पास आया होता है उसी हालत में उससे जाए। ये उसकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, उसकी काम की जगह से हैजर्ड्स को रिमूव करें और वो जहां पे काम कर रहा हो वहां पे वो टोटली सेफ हो। क्योंकि एक वर्कर आपके पास कमाने के लिए आता है, तो सेफ हालत में आपके पास आता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको सेफ हालत में भेजें और जब वो आपकी काम की जगह से जाए तो उसको कोई बीमारी या कोई फिजिकल इंजरी का सामना ना करना पड़े। और ये एक अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक इंसान यही चाहता है, हमारा मुआशरा यही चाहता है और पूरी इंसानियत यही चाहती है। सो इन शॉर्ट, ये जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जाके फिर ट्रांसलेट करके हमने इसको लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया। मीन्स के ये एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है हमारी कि वर्क एट साइट को सेफ बनाए, काम की जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें और ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट भी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी कि पूरी दुनिया में पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से क्या क्या नुकसान हुए। Fatalities and injuries. 350,000 work-related deaths per year and 50% of them are in agriculture. 2.75 million plus total deaths, accidents plus disease. 270 million occupational accidents and 160 million occupational disease annually. Now we will talk about economic and sectorial impact. 4% of GDP lost due to injuries, deaths and absences. High risk sectors are agriculture, construction and fishing. Now we will talk about financial reasons for managing safety. मुआशी वजह क्या है कि हमें अपने काम की जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। सो एक्सीडेंट and ill health can significantly affect the financial sources of an organization and in some cases can put an organization out of business. This is the financial argument for managing the health and safety. It is sometimes referred to as the business case because it focuses on money. When an accident occurs, the organization will face both direct cost and indirect cost. उर्दू में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये कहते हैं कि किसी एक्सीडेंट या इल हेल्थ की वजह से किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सीवियर केसेस में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद भी हो जाए। तो इसको हम एक किस्म के फाइनेंशियल रीजन या बिजनेस रीजन भी कहा जा सकता है। और अगर किसी कंपनी में कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए तो उसको दो किस्म के नुकसान का सामना होता है। पहला है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट आर द मेजरेबल कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट। डायरेक्ट कॉस्ट जो एक्सीडेंट से डायरेक्ट नुकसान आपको होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट दोज व्हिच अराइज इनडायरेक्टली एज ए consequence of the event. Indirect costs are often difficult to quantify precisely and may be hard to identify.
इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उस एक्सीडेंट की वजह से आपको इनडायरेक्टली नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसको आप प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट की। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, आपकी कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो गया या इंसिडेंट हो गया, आपके वर्कर जल गए, तो उनका जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट पे खर्चा आएगा, ये क्या है, आपका एक डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। वर्कर सिक पे, अब जो वर्कर जल गया या उसको जो कोई फिजिकल इंजरी हो गई, अब वो काम पे तो नहीं आ सकता, तो उसको जो आप सिक पे करेंगे, वर्कर सिक पे है, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। रिपेयर्स टू और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स, आपकी जो मशीनरी है या जो आपका बिल्डिंग है वो जल गया या उसमें रिपेयरिंग का काम आ गया या आप उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो ये एक अनदर डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस्ट और डैमेज प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ था और आपके स्टोर में पड़ा हुआ था या आपकी कंपनी में पड़ा हुआ था और वो जल गया या उसको किसी तरह का नुकसान पहुंच गया, तो ये एक अनदर डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम व्हाइल डीलिंग विद द इंजरी, अब जो इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया और इंजरीज हो गई है, तो इस दौरान तो आपका काम रुक जाता है। तो ये जो काम आपका रुक जाता है, इससे आपकी प्रोडक्शन रुक जाती है, और जब आपकी प्रोडक्शन रुक गई है तो ये आपके डायरेक्ट नुकसान। अब हम आते हैं, बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या आता है? रिडक्शन इन स्टाफ मोरल्स विच इम्पैक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, आपके स्टाफ का मोरल कम हो जाता है, वो डर जाते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, वो जो एफिशिएंटली काम करते हैं, वो एक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी कम, वो एक्टिवनेस उनकी खत्म हो जाती है। जनरल डिफिकल्टीज इन रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग स्टाफ एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट, अब ये जो एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से एक तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, तो जब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है तो जो आपके वर्कर जख्मी हो गए उनकी जगह आपने न्यू रिक्रूटमेंट भी करनी है, तो न्यू रिक्रूटमेंट में आपको बहुत मसला आता है, क्योंकि लोग डरते हैं आपके पास आने से, क्योंकि उनको वो फील करते हैं कि इस जगह हमें खतरा है। फिर हमारे पास आता है लॉस ऑफ गुडविल ऑफ कस्टमर्स फॉलोइंग डिलेज इन प्रोडक्शन एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स, क्लाइंट्स का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है, उनके गुडविल खत्म हो जाते हैं, यानी वो आपसे बदजन हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिले होता है और वो ऑर्डर आप टाइम पे नहीं दे सकते। अब जो आपका कस्टमर है उसको तो प्रोडक्ट टाइम पे चाहिए क्योंकि उसने मार्केट में देना होता है, तो जब आप उसको टाइमली ऑर्डर और प्रोडक्ट नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आपके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और वो फिर अल्टरनेट ढूंढेगा आपकी जगह। डैमेज टू पब्लिक इमेज एंड बिजनेस रेपुटेशन, मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आवाम में आपकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग आपके पास आने से कतराएंगे, ना वर्कर कोई आपके पास आएगा काम करने के लिए, ना कोई नया क्लाइंट आएगा आपके पास। डैमेज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस परहैप्स लीडिंग टू इंडस्ट्रियल एक्शन इन डिस्ट्रैक्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी आपकी इंडस्ट्री में रिलेशन खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, या अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ वगैरह हो जाए और वर्कर्स आपके खिलाफ स्ट्राइक पे निकले, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री में जो इमेज होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो नाउ आई विल शो यू द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इस बर्फ के तोदे को आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तो थोड़ा सा है लेकिन नीचे गहराई में बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इसी तरह कि डायरेक्ट कॉस्ट आप रिकवर कर लेते हैं, टाइम के साथ साथ वो डायरेक्ट कॉस्ट की रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आप रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई ऑफिसर है वो रिश्वत लेता है, ठीक है, तो वो रिश्वत लेता है, लेकिन अगर किसी दिन वो पकड़ा जाता है तो डायरेक्ट नुकसान उसका क्या है कि उसको जेल हो जाएगी, उसको फाइन भरना पड़ जाएगा। ये क्या है, डायरेक्ट नुकसान है, ये तो पूरा हो जाएगा, जेल है, काट लेगा, फाइन है, पे कर लेगा। पर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि सोसाइटी में उसका इमेज खराब हो जाएगा, कोई उसके पास आने का, किसी का उसके पास आने का दिल नहीं करेगा, कोई उसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा, यानी लोग उससे कतराएंगे, मुआशरे में उसकी बैड इमेज बन जाएगी। तो यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो नॉन रिकवरेबल होते हैं। इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट, अब ये जो टॉपिक है ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और फाइनेंशियल रीजन से रिलेटेड है। इंश्योर्ड कॉस्ट इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि
इंश्योरेंस कंपनी में जब आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कहाँ पे करती है और कहाँ पे नहीं करती. नाउ let's first talk about this. In most countries, it is compulsory to take out employer's liability insurance so that if a worker is killed or injured at work, there is insurance in place to pay that worker compensation and to meet the employer's civil cost. ज्यादातर मुल्कों में ये है कि आपको अपने वर्कर्स की कंपनसेशन इंश्योरेंस लाजमी करवानी पड़ती है. वजह ये है कि अगर उसको वर्क साइट पे किसी एक्सीडेंट का सामना पड़ जाए और उसको कोई हार्म पहुंच जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में आप उसको कंपनसेट करें या उसकी फैमिली को कंपनसेट करें. और ये क्या है कि आपको सिविल कॉस्ट में भी कंपनसेट करता है. एज वेल एज मीटिंग अ लीगल रिक्वायरमेंट, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है. दिस इंश्योरेंस में प्रोवाइड सम कंफर्ट टू वर्कर्स नोइंग दैट इन द इवेंट ऑफ इंजरी द एम्प्लॉयर इज इंश्योर्ड टू कंपनसेट देम फाइनेंशियल. और अगर कोई वाकया उनके साथ हो भी जाए वर्कर्स के साथ तो वर्कर्स दिली तौर पे इत्मीनान में होता है कि अगर मैं जख्मी भी हो गया तो कल को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे फाइनेंशियली कंपनसेट करेगी और सपोर्ट करेगी. अब हम बात करेंगे कि इंश्योर्ड कास्ट क्या है, अनइंश्योर्ड कास्ट क्या है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या क्या पे करेगी और क्या नहीं पे करेगी, यानी इंश्योर्ड क्या है और अनइंश्योर्ड क्या है. सो इंश्योर्ड कास्ट इंक्लूड डैमेज टू प्लांट, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट. आपके प्लांट को, आपकी बिल्डिंग को, आपके इक्विपमेंट को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पेमेंट करेगी उस चीज की. ठीक है. कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स, उस इंसिडेंट में अगर वर्कर को कोई नुकसान पहुंचता है या वो मर जाता है या कोई और नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी कंपनसेशन कौन पे करेगा? आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. और ये क्या है? इंश्योर्ड कास्ट. मेडिकल कॉस्ट, उस एक्सीडेंट में जो आपके वर्कर जख्मी हुए और उस पे एक मेडिकल कॉस्ट जो आता है वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ये भी इंश्योर्ड होता है. लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ लीगल क्लेम फॉर कंपनसेशन, जो कि एक वर्कर का लीगल क्लेम होता है कंपनसेशन का जो लॉ के थ्रू रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करती है जो वो लीगली आपसे रिक्वायर करता है एक वर्कर. अब अनइंश्योर्ड कास्ट क्या है? जिसकी इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पेमेंट नहीं करती. जिन चीजों के लिए प्रोडक्शन डिलेस और डाउन टाइम, जो आपका प्रोडक्शन डिले हुआ या आपका जो टाइम जाया और आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया और जो डिले ऑफ टाइम हुआ और उससे आपको नुकसान हुआ तो उसकी पेमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी और ये एक अनइंश्योर्ड कास्ट. लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल लाए थे वो जल गया, खराब हो गया, जो भी हो गया वो नुकसान आपको हो गया, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, अब बाहर ये एक रूल है जब किसी जगह पे कोई वाकया हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या वजह थी, क्यों हुआ एंड व्हाट वर द बेसिक रूट्स बिहाइंड दिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट. तो जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती आप वहां पे काम नहीं कर सकते. तो वहां पे जो आपका टाइम जाया होता है इन्वेस्टिगेशन में, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन आपकी प्रोडक्शन रुकी होती है, वो आपको नुकसान होता है, तो उसके लिए भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करती. क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट, अब ऐसा हुआ कि आपके वर्कर ने आपके ऊपर केस कर दिया और आप वो केस हार गए या आपकी वो चीज साबित हो गई कि आपकी गलती थी, आपकी कोताही की वजह से ये सारा नुकसान हुआ, तो उसमें उस केस में आपके ऊपर फाइन भी लगता है और लीगल जुर्माने भी लगती है. तो वो जुर्माने उस केस में आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती और ये एक अनइंश्योर्ड कास्ट होता है. सिक पे फॉर इंजर्ड वर्कर्स, सिक पे यानी आपके जो वर्कर्स आप सिक पे हैं, बीमार है, काम पे नहीं आ सकते, लेकिन आपने उनको पे करना है क्योंकि वो आपकी वर्क साइड पे इंजरी उनको हुई या बीमार हुई तो आपको उनको पे करना पड़ेगा. तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, आप अपनी तरफ से पे करोगे. ये भी एक अनदर अनइंश्योर्ड कास्ट है. ओवर टाइम टू मेक अप फॉर लॉस्ट प्रोडक्शन, अब जो एक एक्सीडेंट हो गया या इंसिडेंट हो गया अब उसके बाद आपका प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा था उस टाइम, अब आपको क्लाइंट की ऑर्डर आ रहे हैं और आपके ऊपर वर्क बर्डन है तो आप वर्कर से ओवर टाइम करवाते हैं. तो इस ओवर टाइम के लिए आपको वर्कर्स को पे करना पड़ेगा. तो ये वर्क जो ओवर टाइम पेमेंट है ये भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी, ये आपको खुद पे करना पड़ेगा. ये भी अनइंश्योर्ड कास्ट है. हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज, जो पुराने एम्प्लॉयर जख्मी हो गए, जल गए, मर गए या जो भी एक्सीडेंट उनके साथ हुआ, अब उनकी जगह न्यू एम्प्लॉयर्स को आपने रिक्रूट करना है और उनको ट्रेनिंग भी करनी, तो उस पर भी खर्च आता है, वो भी आपने खुद देना होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती, अनइंश्योर्ड होता है वो. लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, जो आपकी बिजनेस रेपुटेशन खराब हो जाती है,
वो जो एक्सीडेंट होता है उससे आपका पब्लिक इमेज खराब होता है। तो आप उस इमेज को अच्छा करने के लिए कोई एक्टिविटीज करते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस पर जो आपका खर्चा आता है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करती, वो भी अनइंश्योर्ड कास्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।